नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में आज हम देख रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए सीजी के अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, जिसमें मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संभावित प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। और ये हमारा है भाग ख। आपका किसमें हम देखेंगे खंड ब में से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, और साथ में बताऊंगा आपको खंड स कंप्यूटरीकृत लेखांकन अकाउंट सेक्शन। तो बच्चों, इसमें आपको एग्जाम हॉल में या तो आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण वाला भाग को का अध्ययन आपको बनाएंगे, आप परीक्षा में हल करेंगे, या खंड स के कंप्यूटरीकृत लेखांकन का। तो इन दोनों ही खंडों से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं 4 अंकों के, और साथ ही हमारे 6 अंकों के प्रश्न कौन कौन से आने की संभावना है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार है, तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी विषयों के संबंध में, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और बीएसटी के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज क्लास 12 का प्रादर्श प्रश्न पत्र लेखाशास्त्र संभावित प्रश्न खंड ब। जो बच्चे खंड ब सॉल्व करेंगे परीक्षा हाल में, जिन्होंने तैयारी की है, उनके लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें मुख्यतः 3 चैप्टर्स हैं। एक है आपका वित्तीय विवरणों का विश्लेषण ही है, और दूसरा हमारा अनुपात विश्लेषण है, और तीसरा हमारा है आपका रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो। तो इसमें से आपको वित्तीय विवरण वाला पहला वाला चैप्टर्स है, उसमें से आपको 6 नंबर की थ्योरी पूछेगा। 6 नंबर की आपको क्या आएगी, थ्योरी आएगी। और आपको अनुपात विश्लेषण में से आपको 4 नंबर का एक केवल न्यूमेरिकल आएगा, और रोकड़ प्रवाह विवरण में से एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी रहेगा और एक 4 नंबर की थ्योरी भी रहेगी। तो इस तरह से आपको इसमें कितने क्वेश्चन हल करने हैं, 4-4 नंबर के 3 प्रश्न हल करने हैं, और एक प्रश्न 6 नंबर का हल करना है। इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पे कि 4 अंक की प्रश्न में आपको कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 4 अंक की प्रश्न में थ्योरी में रोकड़ प्रवाह से कैश फ्लो से आपको प्रश्न आएगा। तो प्रश्न क्या हो सकता है, रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य बताइए, रोकड़ प्रवाह तथा कोष प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं स्पष्ट कीजिए, और रोकड़ प्रवाह और रोकड़ बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार आपका 4 अंक का प्रश्न हमारा किसमें से आने वाला है, रेशो एनालिसिस में से आने वाला है। तो रेशो एनालिसिस में से अनुपात विश्लेषण में से 2 अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक करंट रेशो और एक लिक्विड रेशो। और कई बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो भी पूछ देता है। तो हम देखते हैं कि करंट रेशो और लिक्विड रेशो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उनमें पहला प्रश्न है चालू अनुपात ज्ञात कीजिए, करंट रेशो। उसमें आपको कुल संपत्ति दिया है 1 लाख रुपए, अंशधारी कोष दिया है 60,000 रुपए, गैर चालू दायित्व दिया है 20,000 रुपए, और गैर चालू संपत्तियां दी हुई है आपको कितनी, 50,000 रुपए। तो बच्चों, इसके माध्यम से आपको एक बैलेंस शीट बना लेनी है, और उस बैलेंस शीट के माध्यम से हमको ये मालूम है टोटल एसेट्स इक्वल टोटल लायबिलिटीज होता है। तो टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटीज, तो आपको कुल संपत्ति 1 लाख दी हुई है, लायबिलिटी साइड में अंशधारी कोष कितना दिया है, 60,000 दिया है, गैर चालू दायित्व तो आपका कितना दे दिया है, 20,000, और गैर चालू संपत्तियां कितना दिया है, 50,000, जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो कुल एसेट में से आप 50,000 माइनस कर दोगे तो 50,000 रुपए आपका करंट एसेट आएगा। उसी प्रकार आपका 1 लाख में से 60,000 और 20,000 घटा दोगे
तो आपको क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। उसके पश्चात आपको फार्मूला लगा करके निकालना है। उसी प्रकार इसमें चालू अनुपात याद कीजिए, इसमें आपको करंट लायबिलिटीज चालू दायित्व दिया है, स्टॉक दिया है, कार्यशील पूंजी दिया हुआ है। तो आपको पहले करंट एसेट निकालना है। तो करंट एसेट क्या होता है, चालू दायित्व में कार्यशील पूंजी को आप जोड़ दोगे तो आपको करंट एसेट आ जाएगी। जैसे ही करंट एसेट मिल गया, आपको स्टॉक का कोई यहाँ उपयोग नहीं है। जैसे ही करंट एसेट आपको मिल जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चालू अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको स्टॉक दिया है, देनदार दिया है, प्राप्य पत्र दिया है, अग्रिम कर चुकाया दिया है, कैश दिया है। तो इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपको करंट एसेट आ जाएगा। और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लेनदार, देय विपत्र और बैंक अधिविकर्स को जोड़ देंगे तो करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। उसके पश्चात फिर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज वाला फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आपको यहाँ पे तरल अनुपात ज्ञात करने कह रहा है। तो यहाँ पे आपको चालू दायित्व दे चुका है, तरल अनुपात का हमको सूत्र मालूम है। आपको करंट लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। तो करंट लायबिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास करंट एसेट और लिक्विड एसेट नहीं है। तो सबसे पहले कार्यशील पूंजी में करंट लायबिलिटीज को जोड़ दीजिए तो आपको पहले करंट एसेट आ जाएगा। उस करंट एसेट में से आप स्टॉक को माइनस कर दीजिए। करंट एसेट में से स्टॉक को आप माइनस कर दोगे तो आपको लिक्विड एसेट आ जाएगा। लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका है तरल अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसमें करंट लायबिलिटीज दिया है, करंट एसेट दिया है, स्टॉक दिया है, प्रीपेड दिया है, डेटर्स दिया है। तो यहाँ पे करंट एसेट में से आपको स्टॉक और प्रीपेड को आप माइनस कर दोगे तो आपको लिक्विड एसेट आ जाएगा। और लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज करके आप फार्मूला निकालेंगे, आंसर आएगा। या डेटर्स का कोई उपयोग नहीं हो। तो इनमें से आपको संभावना है कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, अगर कैश फ्लो में आपको आता है तो कैश फ्लो में भी एक न्यूमेरिकल आएगा। तो सामान्यतः वो क्या आता है, आपका परिचालन से अनुपात बोलता है या संचालन क्रियाओं से आपको रोकड़ प्रवाह निकालने के लिए कहता है। तो इसमें दो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बोलता है प्रचालन से प्राप्त रोकड़ की गणना कीजिए। वर्ष 2002 के दौरान लाभ हुआ। सबसे पहले इस लाभ को लेंगे आप 25,000 रुपए को, और इसमें हमको संपत्ति और दायित्व में वृद्धि और कमी को हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं। तो इसका नियम है, पिछले साल से लास्ट ईयर को इस साल से कंपेरेटिव करोगे, पिछले साल के तुलना में इस साल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो करंट लायबिलिटी एसेट्स का नियम उल्टा है। अगर करंट एसेट्स अगर वैल्यू बढ़ती है तो माइनस करोगे, और ठीक करंट लायबिलिटीज का नियम है, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो प्लस करोगे, कम हो रही है तो माइनस करोगे। तो करंट एसेट का रूल उल्टा है, इंक्रीज होने पर माइनस करते हैं, डिक्रीज होने पर प्लस करते हैं। तो इन दोनों में कंपैरेटिव करके आपको 4 आइटम है, जिसमें से 2 आइटम प्लस होंगे और 2 आइटम क्या होंगे, माइनस होंगे। आपका आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न पे आपका ये भी क्वेश्चंस बनेगा, निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। यहाँ भी आपको 2007 का डिटेल दिया है और 2008 का डिटेल दिया है। तो आपके पास क्या क्या आइटम दिया है, लाभ हानि दिया है 1,20,000 और 1,10,000। तो इन दोनों की तुलना करोगे तो दोनों की तुलना से आपको पता चलेगा, तो 7 में 1,20 था, 8 में 1,10 है, मतलब 10,000 की हानि हो गई है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस है ये। उसी प्रकार देनदार दिया है 62,000 और 50,000, अदत्त किराया दिया है 42,000 और 24,000, पूर्वदत्त बीमा दिया है 40,000 और 8,000, क्रेडिटर दिया है 38,000 और 26,000, और गुडविल दिया है 76,000 80,000। तो हमारे गुडविल्स है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, तो इनको राइट अप किया जाता है। इसके मूल्य में अगर आपकी क्या हो रही है, कमी होती है, तो उसको हम क्या मानते हैं, अपलेखित करना मानते हैं, और उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस, आपके जो परीक्षा प्रबोध या नवबोध निकले उसमें भी आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, परीक्षा में इसी पैटर्न का आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
हाँ, 6 नंबर में भी आपको इसमें से एक प्रश्न पूछने की संभावना है, वो क्या-क्या हो सकती है? तो आपको इसमें थ्योरेटिकली आएगा, वित्तीय विवरण से क्या आशय है? उसके उद्देश्य बताइए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के 6 उद्देश्य बताइए। वित्तीय विवरणों के प्रकृति की विवेचना कीजिए। वित्तीय विवरणों की सीमाओं का वर्णन कीजिए, या वित्तीय विवरणों के विश्लेषणों का महत्व समझाइए, या क्षैतिज विश्लेषण और लंबवत विश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपको 6 नंबर में आपको इनमें से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, जो बच्चे वित्तीय विवरण का विश्लेषण सॉल्व नहीं करेंगे, जो बच्चे कंप्यूटर लेखांकन का हल करेंगे, तो उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सभी थ्योरी है। तो 4 नंबर की 3 थ्योरी आएगी और 6 नंबर की 1 थ्योरी आएगी। तो वो थ्योरी क्या क्या हो सकती है? तो 4 अंकों में जो पूछे जाएंगे उसमें कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कंप्यूटर के उपकरणों के नाम एवं उनका वर्णन कीजिए, कंप्यूटर की कार्य क्षमता के अनुसार उनको वर्गीकृत कीजिए, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली क्या है, विशेषता बताइए, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर स्पष्ट कीजिए, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए, लेखांकन सूचना प्रणाली के उद्देश्य या प्रयोजन स्पष्ट कीजिए, लेखांकन सूचना प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, लेखांकन सूचना प्रणाली को परिभाषित कर कार्य लिखिए, लेखांकन रिपोर्ट के प्रकार लिखिए, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के उद्देश्य बताइए, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के प्रमुख घटक या उपकरणों के नाम लिखिए, डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाइए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का अर्थ लिखिए एवं उपयोग बताइए, और डाटाबेस प्रबंध प्रणाली के कार्यों का वर्णन कीजिए। इनमें से कुछ क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। जब 6 नंबर का पूछेगा तो आप 6 पॉइंट लिखेंगे, 4 नंबर का पूछेगा तो आपको 4 पॉइंट डिस्क्राइब करना है। 6 अंक में जो मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं उनमें है पे रोल में कटौतियों को समझाइए, पे रोल के घटकों को समझाइए, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र स्प्रेडशीट की विशेषताएं लिखिए, स्प्रेडशीट क्या है इसके उपयोग को बताइए। तो इनमें 6 नंबर आता है। कुछ क्वेश्चन ऊपर भी लिखे हुए हैं जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह बच्चों आपका खंड ब और खंड स में से कोई एक खंड को आपको परीक्षा हॉल में हल करना है। आपने जिस सब क्षेत्र की जिस खंड का आपने स्टडी की है, मेहनत की है, साल भर पढ़े हैं, उसी खंड को परीक्षा हॉल में भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए जिससे सबको लाभ हो सके। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को साझेदारी और कंपनी में से 8 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।